डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक जर्नी होती है जहाँ नॉलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। और इस जर्नी में स्ट्रगल्स, डिसीजन मेकिंग और काफ़ी सारे रियल एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। बट ये स्टोरीज, ये इंसाइट्स बहुत कम लोगों तक पहुंचते हैं। इसीलिए हम लेके आए मैड स्टोरीज बाय नमस स्टोरी, जहां हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जहां डॉक्टर्स की रियल स्टोरीज, रियल स्ट्रगल्स और हाउ दे मैनेज देयर डेली लाइफ अलॉन्ग विथ इट, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। और आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है जहां पे हमने एक ऐसे डॉक्टर को इनवाइट किया है जो गुजरात में वेस्कुलर फील्ड में वन ऑफ द पायनियर है। गुजरात के फर्स्ट MSMCH वेस्कुलर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुजल शाह, फाउंडर ऑफ इंडोवास्क हॉस्पिटल, जिनका अप्रोच थोड़ा यूनिक है। सर सिर्फ सर्जरी से लिमिटेड नहीं है, सर ने काफ़ी पेशेंट्स को सिर्फ मेडिकेशन और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से भी ट्रीट किया हुआ है। वेलकम टू मैड स्टोरीज। थैंक यू। और इस कन्वर्जेशन को और इंसाइटफुल बनाने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा खनगले, जो कि लिम्फेडिमा स्पेशलिस्ट और कंप्लीट डिकंजेस्टिव थेरेपी स्पेशलिस्ट है। वेलकम टू मैड स्टोरीज डॉक्टर नेहा। Thank you so much for having us, Med Stories and Namas Story. So सर, हम सिंपल बात करते हैं। हमारे यहाँ पेशेंट्स तब तक डॉक्टर के पास नहीं आते जब तक पेन नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज योर से ऑन इट कि ये आदत पेशेंट्स को कितनी भारी पड़ सकती है? ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट वास्कुलर सर्जरी, यह ब्रांच ऐसी है जिसमें पेशेंट को आर्टेरियल ब्लॉकेजेस हो और पेशेंट को चलने में थोड़ी दिक्कत आती है और वो हमारे पास न आए तो अल्टीमेटली उनको गैंग्रीन हो सकता है, जो कि एम्प्यूटेशन में एंड अप हो सकता है, यानी कि पैर काटना पड़े। दूसरी बात हम करें डायबिटिक फुट इन्फेक्शन की, 2 टोज के बीच में छोटा सा घाव हुआ है और अगर वह टाइम पे न ट्रीट किया जाए तो वह इन्फेक्शन होकर पस हो सकता है एंड पेशेंट कैन लूज लिम्ब एज वेल एज लाइफ। इफ आई टॉक अबाउट एन्यूरिज्म्स, पेट की या हाथ की कोई भी नली धीरे धीरे बढ़ना चालू होती है, पेशेंट को पेन होता है, पर अगर वो हमारे पास दिखाने नहीं आएंगे, एन्यूरिज्म अगर बहुत बड़ी हो गई और ब्लास्ट हो गई तो 5 मिनट में डेथ हो सकती है। एंड लास्टली अबाउट वेरिकोज वेन, सिंपल सी बीमारी का बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आज के ज़माने में है, बट अगर पेशेंट दिखाने नहीं आते हैं, पैर में दर्द हो रहा है, भारीपन है, कलर चेंज हो रहा है, वो नहीं आएंगे तो ब्लीडिंग, क्लॉटिंग या अल्सर जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो टाइम इज द इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन इट इज अबाउट वास्कुलर डिसीजेस। सो राइट सर, थैंक यू। बट अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो उसको वैस्कुलर प्रॉब्लम की अर्ली वार्निंग साइंस क्या होगी जो आपके हिसाब से उनको इग्नोर नहीं करनी चाहिए? ट्रू। सो वास्कुलर साइंस में हम खून की नसों की नलियों की बात करते हैं। मैं 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। फर्स्ट, आर्टेरियल ब्लॉकेजेस। अगर किसी को पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ है और नली ब्लॉक हुई है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलने के बाद उनको पैर में क्लॉडिकेशन पेन होगा, उन्हें रुकना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो उन्हें वास्कुलर सर्जन को दिखाना चाहिए। नंबर 2, अगर किसी को कैरोटिड नली में ब्लॉक है और आंखों में ब्लैकआउट होता है या चक्कर आ जाते हैं, यह आगे चल के स्ट्रोक की ओर जा रहा है, तो उन्हें वास्कुलर सर्जन को दिखाना चाहिए। ऐसे सिम्टम को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और तीसरा, वेरिकोज वेन की हम बात करें, पैर में छोटी छोटी पतली नीली भूरी नसें दिख रही है, सूजन आ रही है या तो कलर चेंज हो रहा है, then they should definitely consult us because we can stop it there and उनको improve कर सकते हैं। ओके, वेरी इंसाइटफुल सर। सर, हम सुनते हैं कि हार्ट अटैक हैज़ बिकम अ वेरी, यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, एजेड लोग को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, और हम लोग को सबको पता है कि हार्ट अटैक इज़ अ बिग डिजीज, राइट? सो उस तरीके से सर लेग अटैक होता है, और अगर होता है तो वो क्या है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है, और एज अ नॉर्मल पर्सन उसको अपने लेग्स का कितना ध्यान रखना चाहिए? सो लेग अटैक माने कि अक्यूट लिम्ब इश्केमिया, मतलब कि खून की नली का प्रवाह बह रहा है और सडनली उसमें एक क्लॉट हो जाता है। यह क्लॉट पैर में भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, या तो हार्ट में से छूटा हुआ एक क्लॉट आके ये नलियों को ब्लॉक करता है। तो ज़्यादातर लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं और 2-3 दिन गंवा देते हैं और बाद में हमारे पास आने तक पैर या हाथ गैंग्रीन हो चुका होता है। सो इसमें आम आदमी के लिए जानना ये ज़रूरी है कि अक्यूट लिम्ब लेग अटैक के 5 साइंस सिम्टम्स क्या है। फर्स्ट इज पेन। दूसरा पैलर, मतलब कि कलर वाइटिश हो जाना, ब्लैंच होना। पैरेस्थेशिया,
पैर में टिंगलिंग झुंझुनाटी होना, पल्सलेसनेस, पैर की पल्स सडनली चले जाना, और पेरिशिंग कोल्ड, पैर या हाथ ठंडा हो जाना। अगर यह 5 में से आपको एक भी पी या उससे ज़्यादा नज़र आते हैं, फील होते हैं, तो सीधा आप अपने वास्कुलर सर्जन को कंसल्ट करिए। यह प्रॉब्लम में जितना जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए, इट इज़ सेड दैट टाइम इज़ मसल एंड 6 आवर्स आर गोल्डन पीरियड। अगर आप 6 घंटे के अंदर हमारे पास आते हैं तो हम आपको बढ़िया ट्रीटमेंट देके वो क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं या तो निकाल सकते हैं, एंड आप दूसरे ही दिन उसमें से बाहर आ जाओगे। और अगर लेट प्रेजेंटेशन हुआ तो आप मसल गवाओगे और पैर गवाओगे। ओके सर, अकॉर्डिंग टू दिस मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे सर हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, राइट? तो वेस्कुलर डिजीज के लिए वेन या वेस्कुलर स्पेशलिस्ट है, राइट? सर मेजर डिफरेंस क्या है? और एक और सवाल कि आपने जैसे बताया कि पेशेंट्स काफ़ी बार उनकी डिजीज समझे बिना वो या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं या फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनको कब एक वेस्कुलर सर्जन के पास आना है? वेरी ट्रू। सो वास्कुलर सर्जरी इज़ अ वेरी नीश ब्रांच। इंडिया में वास्कुलर सर्जरी का ग्रोथ पिछले 20 साल में ही ज़्यादा हुआ है, एंड आज के दिन में इंडिया में हम लोग 600 वास्कुलर स्पेशलिस्ट है, इसीलिए यह ब्रांच ज़्यादा फेमस नहीं है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। बट ब्रेन और हार्ट के अलावा सारी बॉडी की खून की नलियाँ वास्कुलर सर्जन की थ्रू ट्रीट की जाती है। एंड जैसे हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोप्लास्टी करते हैं, कार्डियक सर्जन उसका बाईपास करते हैं, हम लोग एज अ वास्कुलर सर्जन वी आर वास्कुलर फिजिशियन, एंडोवास्कुलर स्पेशलिस्ट, मतलब कि एक छोटे से पंचर में से जाके नलियों का एंजियोप्लास्टी करना, एंड वी आर वास्कुलर सर्जन ऑल्सो। सो आपको अगर एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, तीनों तरह की ट्रीटमेंट, नॉन ऑपरेटिव से लेके ऑपरेशन तक की, तो वास्कुलर सर्जन आर द बेस्ट पर्सन। एंड पेशेंट्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर उनको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम की जो फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक से 10-12 घंटे में ठीक नहीं होते हैं, then there is something serious, they should consult a vascular surgeon. लेकिन सर लोग इग्नोर क्यों करते हैं? पेन तो होता ही होगा। This is a very important question. आज के ज़माने में सबको ऐसा है कि पहले अगर कोई भी तकलीफ़ हुई तो पहले घरेलू घरगथ्थू उपचार, वैद्य से ट्रीटमेंट लेना या आयुर्वेदिक होम्योपैथी से लेना या जीपी के पास जाना। मे बी एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरा पैसे खर्च करने की मैटर की चिंता, तीसरा सर्जन के पास जाएंगे तो सर्जरी ही एडवाइस करेंगे, यह एक गलत फहमी, डर, द फियर स्टॉप्स देम फ्रॉम कमिंग टू अस। सो एंड लास्टली द अवेयरनेस इनटू जनरल फिजिशियंस, एमबीबीएस डॉक्टर और फिजिशियन के पास भी वास्कुलर अवेयरनेस अगर ना हो तो यह प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको टाइमली गाइड ना किया जाए। सो यह डर अगर वो निकाल दे तो वो सीधे हमारे पास आ सकते हैं। हम हर एक पेशेंट में सर्जरी नहीं करते हैं, मैं रोज़ 50 पेशेंट देखता हूँ, उसमें से हम 5 को ही सर्जरी की एडवाइस करते हैं, बाकी के 45 गोज होम विदाउट एनी इंटरवेंशन। सो सर आप इंडिया में डायबिटीज़ तो काफ़ी पेशेंट्स को है और उसकी वजह से लोग एम्पुटेशन तक भी जाते हैं। आपने 10,000 प्लस केसेस किए हैं, तो क्या आप उन्हें होप दे सकते हैं कि डायबिटिक फुट होने पर भी लेग बचाया जा सकता है? एब्सोल्युटली। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फुट केयर। सबसे पहले हम प्रिवेंशन की बात करेंगे। उन्हें जब भी डायबिटीज़ डायग्नोस होता है तब से उनको फुट केयर के बारे में सिखाया जाना चाहिए। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। पैम्फलेट्स देने चाहिए कि फुट केयर कैसे करनी चाहिए, वेब स्पेस में कैसे क्लीनिंग होना चाहिए, मॉइस्चर एंड ड्राइनेस कैसे ट्रीट करनी चाहिए, एंड अगर छोटा सा भी क्रैक या अल्सर हो तो उन्हें अर्ली कंसल्टेशन करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, अगर किसी को गैंग्रीन हुआ है तो हमारे समाज में एक गलतफहमी है कि गैंग्रीन मतलब ख़त्म, पैर काटना पड़ेगा। एंड हम रोज़ के 10 पेशेंट ऐसे देखते हैं कि जो पेरीफेरी में टो कट कराने के बाद, पैर भी कट कराने के बाद हमारे पास दिखाने आते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डायबिटिक फुट एंड डायबिटिक फुट इन्फेक्शन में गैंग्रीन होने के बावजूद भी पैर बचाया जा सकता है। उन्हें हमारे पास आके वास्कुलरिटी एंड इन्फेक्शन उसका बैलेंस करके हम उसको ट्रीट करें। भले ही 1 या 2 टो कट होंगे बट पैर ज़रूर बच सकता है। पेशेंट का अगर पंजा यानी कि फुट बचा तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग ही होने वाली है। सो यह गलत फहमी में से हम पूरी दुनिया को बाहर लाना चाहते हैं कि डायबिटिक फुट मतलब एम्पुटेशन, दैट्स अ रॉन्ग थिंग एंड वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस फॉर दिस। ओके, ग्रेट
सर 2 बार 3 बार हमने सुना कि गैंग्रीन हो सकता है, गैंग्रीन में एम्पुटेशन का रिस्क है. सर एग्जैक्टली व्हाट इज गैंग्रीन? सो गैंग्रीन इज बेसिकली डेथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. जैसे कोई भी पार्ट काला पड़ गया, उसमें ब्लड सप्लाई बंद हो गया, दैट इज कॉल्ड गैंग्रीन. गैंग्रीन 2 तरह के होते हैं, ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन. अगर कोई पार्ट सूखा पड़ा है और काला हो गया है तो उसे ड्राई गैंग्रीन कहते हैं. अगर इन्फेक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई बंद हो गया है और इन्फेक्शन स्प्रेड होने वाला है, दैट इज कॉल्ड वेट गैंग्रीन. सीधी भाषा में कहे तो पेड़ की एक टहनी जिसे पानी नहीं मिल रहा है और वो सूख जाती है, दैट इज सेम थिंग हैपनिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड गैंग्रीन. ओके, ग्रेट. ओके सर, नाउ लेट अस गो थोड़ा रिवाइंड जाते हैं ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम एंड ऑल. व्हाई डिड यू चूज वेस्कुलर फील्ड? That's a very important question and there is lot of emotion behind it. मैं 12th के बाद जब मेडिकल फील्ड में नहीं आने वाला था, जब इंजीनियरिंग में जाने वाला था, तब मेरे 12th के एक टीचर ने बोला कि सृजल यू आर मेंट टू बी अ डॉक्टर, यू आर मेंट टू सर्व पीपल. एंड मैंने मेडिसिन चूज़ किया. MBBS में टॉपर होने के बाद भी मैंने जनरल सर्जरी सब्जेक्ट लिया बिकॉज मुझे ये ब्रांच हमेशा से प्यारी थी. मेजॉरिटी डॉक्टर जाते हैं मेडिसिन में एंड कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, हमने सर्जरी पसंद किया. लास्टली सर्जरी के बाद आई वॉज होपिंग टू बिकम अ कार्डियक सर्जन. हार्ट मुझे काफ़ी ग्लैमरस लगता था. एंड देन ड्यूरिंग द 3 months ऑफ कार्डियक सर्जरी SRship मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गुजरात में तो क्वालिफाइड वास्कुलर सर्जन है ही नहीं. एंड हमारे गुरुजी ने हमें एक दिन बुला के समझाया कि यू कैन बिकम अ वास्कुलर सर्जन, गो टू अ प्लेस वेयर वास्कुलर सर्जरी इज टॉट. सो इन दोज 3 months हमने देखा कि काफ़ी सारे एम्प्यूटेशन हो रहे थे, काफ़ी सारे पेशेंट ब्लड वेसल की बीमारी से सफ़र हो रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है. एंड दैट लेड टू डिसाइड, मैंने उसी पॉइंट पे डिसाइड किया कि मैं वास्कुलर सर्जन बन सकता हूँ. एंड देन आई वेंट टू श्री चित्रा नेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे एक ही सीट थी ऑल इंडिया से, एंड आई गॉट इनटू वास्कुलर सर्जरी. Wow, sir, one seat out of India. That's amazing. तो this leads me to a question कि during this training period आपके लिए सबसे toughest part या toughest phase कौन सा था? राइट. सो जैसे मैंने बताया कि मैंने त्रिवेंद्रम केरला में वास्कुलर सर्जरी की सीट ली थी. सो वहाँ की लैंग्वेज मलयालम लैंग्वेज, मलयाली फूड, वहाँ पर गुजराती वेजिटेरियन फूड मिलना काफ़ी मुश्किल है. सो जाने के बाद इट वाज अ कल्चरल शॉक टू मी. खाना मिलना, बोलना, लोगों से कम्युनिकेशन करना. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने लिटरली जाके उधर मलयालम लैंग्वेज का स्टडी किया, लोगों से कन्वर्जेशन करने के लिए वो लैंग्वेज बोलना चालू किया, एंड आई कुड डू दैट. एंड सेकेंडली वास्कुलर सर्जरी में मैंने जहाँ पढ़ाई की है श्री चित्रा इंस्टीट्यूट प्रोफेसर उन्नी कृष्णन के साथ, ही इज़ कंसिडर्ड द बिग बॉस ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म्स, एंड श्री चित्रा इज़ अ मक्का ऑफ एओर्टिक डिसीजेस. सो 10-10 घंटे 12-12 घंटे खड़े होके एक ही ऑपरेशन करना, दैट वॉज द सेकेंड टफेस्ट पार्ट फॉर मी. बट फॉर्चुनेटली विथ गॉड्स ग्रेस, पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड नेचर सपोर्ट, I could do that and we finished course very nicely. Very nice. So sir, you have treated about more than 50,000 patients. What is that one story or that one patient जो आपको अभी तक याद है और जो आपको रोज मूव करने के लिए इंस्पायर करती है? Right. So मुझे ये बात पे 2 पेशेंट्स याद हैं and I would like to share that. फर्स्ट मैं जब नया नया गुजरात में आया था, तो अफ्रीका से नेटिव अफ्रीकन एक जेंटलमैन ने एओर्टिक एन्यूरिज्म के लिए हमारा अप्रोच किया था. वहाँ से फ्लाई करके वो बंदा आया था. एन्यूरिज्म मतलब पेट की नली फूल जाना और वो फटने वाली होती है. सो हमने उसको सर्जरी में लिया एंड सर्जरी वाज गोइंग ऑन फाइन, बट आधी सर्जरी में सडनली उनका हार्ट अरेस्ट हो गया एंड एनेस्थेटिस्ट स्टार्टेड डूइंग CPR. सर्जरी हमने विथ CPR ख़त्म की एंड सक्सेसफुली वो सर्जरी करी गई एंड ही रिकवर्ड वेल. यह चीज़ को आज अराउंड 14 साल हो गए हैं. वो बंदा हर साल मुझे अफ्रीका से हाय हेलो का मैसेज देता है एंड उसकी वेलबींग का एक गुड मैसेज कन्वे करता है. सो वेन एवर वी आर डीलिंग विद टफ केसेस, देर इज़ ऑलवेज अ फियर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बट यह पेशेंट हमें हमेशा एक जोश देता है कि नहीं, आप अच्छा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो मिलने वाला है. एंड दूसरा एक यंग बंदा जिसकी मैं बात करना चाहूँगा. अ पुअर लेबरर वॉज रेस्टिंग एंड एक ट्रक उसके दोनों पैर के ऊपर से चला गया
सो एक पैर में उसको फ्रैक्चर हुए, जबकि दूसरे पैर में उसका पूरा क्रश इंजरी हुआ, जिसको हम कहते हैं मैंगल्ड एक्सट्रीमिटी। उसकी ब्लड वेसल लिटरली घुटनों के ऊपर से टूट गई थी एंड वो क्लॉट हो गई थी। सो पूरा पैर ठंडा था। ऐसी हालत में वो हमारे पास नॉर्थ गुजरात से ट्रांसफ़र किया गया। ऑलमोस्ट इन बिटवीन सारे सेंटर ने उसको ऐसा बताया था कि उसका पैर घुटनों के ऊपर से एम्प्यूट ही होगा। नाउ दिस गाय इज़ 22 ईयर्स एंड अगर उसका पैर घुटनों के ऊपर से जाए तो ज़िंदगी चल तो सकती है बट क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहती है। वी गेव आवर बेस्ट ट्राई। हमने उसके राइट पैर में दूसरे पैर में से लेके एक वास्कुलर रिपेयर किया, नली को बाईपास करके चेंज कर दिया, बहुत सारे टूटे फूटे मसल्स को हमने रिपेयर किया एंड वो बंदा अभी चल रहा है। सो ही स्टार्टेड वर्किंग, वो उसका घर चला रहा है एंड दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस कि हम किसी को पैर तो दे पाए पर उसका फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो फैमिली को भी पूरा सपोर्ट मिल गया। सो आई कैन नेवर फॉरगेट दिस टू पेशेंट्स। वाह सर, वाह, दिस इज मतलब सर, किसी का पैर से उसकी लाइफ से लेके उसका पूरा फैमिली, वाह सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो सर, ये इतने सीरियस केसेस दिन के आप ऑलमोस्ट 50-60 पेशेंट्स देखते होंगे, हैविंग अ बिग टीम, रनिंग एन हॉस्पिटल, इतनी सारी चीज़ें और इतना सीरियस, हम लोग भी सर एक डॉक्टर को देखते तो हम लोग भी सीरियस हो जाते कि नहीं यार डॉक्टर है, थोड़ा सीरियसली, मतलब हर चीज़ में इतना सीरियसनेस और इतना सारा वर्कलोड। सर आप ये सब कैसे बैलेंस करते हो? राइट, सो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पेशेंट के पेन को हम फील करते हैं, उसको लेके हम दुखी हो जाए तो प्रॉब्लम है, बट अगर वो पेन को हम फील ही ना करें, महसूस ना करें, तो हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। सो वो दर्द को हम रियलाइज़ करते हुए जब उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो व्हेन वी एंटर इनटू पेशेंट्स माइंड एंड पेशेंट्स बॉडी एंड ट्राई टू हील। सो पेशेंट के दर्द को महसूस करके थोड़ी बहुत सीरियसनेस लेके उसको ट्रीट करने से आई रियलाइज़ कि हम उनको अच्छा इलाज दे पाते हैं। बट दूसरा चीज़, जैसे आपने पूछा कि इतने सारे स्ट्रेस के साथ लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है, हाउ इज़ माई मेंटल मेकअप? सो आई हैव रियलाइज्ड कि कंप्लीशन ब्रिंग्स मी फ्रीडम। जब भी मैं कोई काम कंप्लीट तरीके से करता हूँ तो रात के टाइम पे सब कुछ अच्छे से ख़त्म करके मैं सो सकता हूँ। अगर एक पेशेंट के साथ मैं इन्वॉल्व हूँ तो मैं पूरा उनके अंदर इन्वॉल्व हूँ, मैं पीछे के काम के बाकी बारे में सोचता नहीं हूँ और टेंशन नहीं लेता हूँ। एंड एज वी हैव लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स, निमित्त मात्रम भव, हम अपना कर्म करें और बाकी गॉड की ग्रेस के ऊपर छोड़ दें। हम अपना काम ही करते हैं, हीलिंग कम्स फ्रॉम नेचर। सो इन वास्कुलर सर्जरी इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट यू रिस्टोर द ब्लड वेसल्स, हीलिंग विल बी ऑटोमेटिकली डन। सो अच्छे इंटेंशन से, अच्छे स्किल से काम करने से रिजल्ट अच्छा आता है एंड हम अपना भी मेंटल मेकअप अच्छा रख सकते हैं। वाह सर, एवरी टाइम मैं जब भी आपको मिलता हूँ देयर इज ऑलवेज न्यू थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू। Also, sir, one interesting thing that I know about you is that you love bike riding. And मैंने सर ये भी सुना हुआ है कि आपने एक amputation free movement किया हुआ है बाइक राइड करके। So tell us about that movement. So right, biking is my passion. एंड हम लोग वास्कुलर सर्जरी का एक पूरा ग्रुप है, हम 10 वास्कुलर सर्जन हैं अक्रॉस द इंडिया से। हमने 2017 में एक कॉन्फ्रेंस में ये सोचा था कि लेट्स डू समथिंग which will give us fun also and our academic and responsibility part also can be done together. So 2018 से हमने एक ग्रुप बनाया वास्कुलर रोडीज करके एंड देन वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट ट्रिप फ्रॉम लेह लद्दाख रॉयल एनफील्ड लेके। सो उसके बाद हर साल हम लोग इकट्ठा होते हैं एंड वी डू बाइकिंग इन माउंटेन्स और इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। एंड हमने नेक्स्ट ईयर से ही एक वास्कुलर अवेयरनेस का जिम्मेदारी को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिसको हम कहते हैं कि एम्प्यूटेशन फ्री इंडिया कैंपेन। सो उसके तहत हमने उत्तराखंड में, साउथ में, केरला में, आंध्रा में एंड इन गुजरात ऑल्सो वी डिड 5 ट्रिप्स विद दिस कैंपेन एंड उसको हम VSI वास्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस के साथ भी कंबाइन करते हैं। एवरी ईयर वी शो आवर वर्क इनटू वास्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑल्सो एंड इट गिव्स लॉट ऑफ प्लेजर एंड लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ अपना फन भी हो जाता है। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइकिंग, राइडिंग इज़ लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। वेन एवर आई एम कन्फ्यूज एंड वॉन्ट टू डिसाइड समथिंग, आई टेक माई बाइक एंड गो ऑन हाईवेज। ड्यूरिंग दैट बाइकिंग आई गेट ऑल माई आंसर्स, सो इट हेल्प्स मी।
वाह वाह सर, ग्रेट। सो सर, एक मिथ है या फिर लोगों के दिमाग में ऐसा आ चुका है कि किसी सर्जन को मिलने जाएंगे तो दे विल फोर्सफुली या कुछ भी करके हमें मैन्युपुलेट करके मना देंगे कि आप सर्जरी करवा लो। ये एक सर बहुत कॉमन मिथ हो चुका है। माय मॉम ऑल्सो सेज दैट टू मी कि ध्रुव नहीं, सर्जन जोड़े नहीं जाओ, राइट। सर, मैंने आपके बारे में ये सुना है कि डॉक्टर सुजल शाह अननेसेसरी सर्जरीज अवॉइड करते हैं। ट्रू। हम लोग, जैसे मैंने बताया कि वास्कुलर स्पेशलिस्ट है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वास्कुलर फिजिशियन, एंडोवास्कुलर स्पेशलिस्ट एंड वास्कुलर सर्जन। एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू माई मॉम फॉर दिस। उन्होंने बचपन से एक चीज़ सिखाई है कि पैसे कम मिलेंगे तो चलेगा, बट एथिकल वर्क हमेशा करना। सो हमने वास्कुलर सर्जरी में श्री चित्रा से ट्रेनिंग लिया है। वहाँ हमारे बॉस भी प्रोफेसर उन्नी कृष्णन ऑलवेज यूज टू से दैट पेशेंट हैज़ टू अर्न द सर्जरी, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू अबाउट स्पेशली वास्कुलर सर्जरी। अपेंडिक्स फटा है तो निकालना पड़ेगा, बट वास्कुलर डिसीज में दो चीज़ है, आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरीज का पेशेंट अगर स्मोक कर रहा है या टोबैको का यूज़ कर रहा है, उसको हम कितनी भी सर्जरी करेंगे वो सब फेल होने वाला है। जबकि मैं उसका टोबैको, स्मोकिंग कोई भी रूप से छुड़ा दूंगा, देन दैट पेशेंट विल रिकवर फॉर लाइफ टाइम। न कि उसका पैर, बल्कि हार्ट, किडनी, ब्रेन सारा ठीक हो जाएगा। सो हमने हमारी प्रैक्टिस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटो रखा है कि अगर कोई पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छी सलाह देनी है तो उसका स्मोकिंग, टोबैको चल रहा है तो पहले उसको छुड़ाओ, दवाई के ऊपर रखो, एंड यू विल बी सरप्राइज कि 100 में से 80 पेशेंट्स यह प्रोटोकॉल से ठीक हो जाते हैं। बाकी 20 को हमें अगर करना पड़े तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास हम कर ही सकते हैं। उसी तरह वीनस डिसीज में अगर किसी को मोटापा है और वेरिकोज वेन है, मोटापा है और अल्सर है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लेज़र और आरएफ हम उनको वेट लॉस कराए और पैर में बैंडेज या स्टॉकिंग्स दे दे तो वो पैर ठीक हो जाता है एंड पेशेंट को लंबे टाइम के लिए रिलीफ मिल जाती है। सो सर्जरी तो अच्छे से आती ही है, दैट इज़ माई बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट जॉब, बट उसके बिना हम किसी को ठीक कर पाए, दैट इज़ मोर क्रेडिट टू अस। सो दैट इज़ वॉट द फिलोसॉफी वी फॉलो एट इंडोवास्क। तो सर, लिम्फेटिक और वैस्कुलर इश्यूज काफ़ी ओवरलैप करते हैं, लाइक स्वेलिंग क्या है लोगों को नहीं पता है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? राइट। सो वीनस एंड लिम्फेटिक। वीनस मतलब कि खून की नसों के रिलेटेड, लिम्फेटिक मतलब लसीका ग्रंथि, पानी जैसी नलियाँ, पानी ले जाने वाली नलियों के रिलेटेड बीमारी, जिसको सादी भाषा में हाथी पैर या हाथी पगा कहते हैं। वेन के प्रॉब्लम्स जनरली दिन के दौरान बढ़ते हैं, स्वेलिंग बढ़ता है, कंजेशन बढ़ता है, पेन बढ़ता है, और रात के टाइम में जब पेशेंट सो जाते हैं तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एवरीथिंग इम्प्रूव्स एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेशेंट को ठीक अच्छा लगने लगता है। दूसरी बात कि पिगमेंटेशन यानी कि दाग धब्बे, ब्लैकिश पिगमेंट वेन की बीमारी में होते हैं, उनको फूली हुई नसें, वेरिकोज वेन भी दिख सकती है। जबकि लिम्फेटिक प्रॉब्लम्स में स्वेलिंग यूनिफॉर्म नहीं होता है, उभरे हुए बंच दिखते हैं, एबनॉर्मल तरीके से स्वेलिंग होना, वो रात के टाइम में आराम करने से न जाना और बढ़ते ही जाना, कंटिन्यूअसली वो बढ़ता जाता है। दूसरा, कैंसर की अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसके बाद लिम्फेटिक्स ब्लॉक हुए हो रेडियोथेरापी से तो भी लिम्फेटिक इडीमा आता है। तो या तो इन्फेक्शन से या तो कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद जो लिम्फीडीमा आता है वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखता है एंड वो पेशेंट को भारीपन के रूप में महसूस होता है। जब आप स्पेशलिस्ट को दिखाओगे तभी आपको हम वीनस या तो लिम्फेटिक या तो वीनो लिम्फेटिक सूजन के रूप में उसको डायग्नोस कर पाएंगे। सर, विमेंस में वेरिकोज वेन और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, तो इसके लिए अवेयरनेस कितनी कम है? राइट। एज वी ऑल नो, इंडियन वीमेन आर ऑलवेज बिजी, दे हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैरिज के बाद एंड प्रेगनेंसी टाइम पे वो बहुत काम में रहते हैं, सो उनकी पैर की हेल्थ को बहुत निगलेक्ट होता है। मोस्टली वीमेन में प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के प्रेशर से वीनस सिस्टम खराब होती है और उसके बाद वेरिकोज वेन की शुरुआत होती है एंड शी इज़ सो बिजी इन हाउस होल्ड वर्क एंड बच्चों के पीछे, हस्बैंड के पीछे, फैमिली में, कि स्वेलिंग को काफ़ी हद तक इग्नोर किया जाता है। और जब वो हमारे पास 40-45 की उम्र में आता है तब तक स्टेजिंग आगे बढ़ चुका होता है। सो इट इज़ वेरी ट्रू दैट अवेयरनेस की कमी है एंड वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस। सेकेंड थिंग, फीमेल्स का और वेन्स का और क्लॉट का बहुत कनेक्शन है हार्मोनल पिल्स के साथ। काफ़ी सारी लेडीज़ पीरियड्स को डिले करने के लिए या तो कोई भी कारण से पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल पिल्स देते हैं एंड उसकी वजह से काफ़ी सारे क्लॉट्स होते हैं जो कि स्वेलिंग पैदा करते हैं एंड दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन और नोन।
सो वो भी लेट डायग्नोस होता है और हमारे पास वो डीवीटी के साथ आते हैं. सो यू आर राइट, फीमेल की अवेयरनेस बढ़ाने का अपने पास बहुत बड़ा स्कोप है. दैट्स राइट. और ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? Yeah, so in case of venous disease, early detection of varicose vein, जैसे ही डायग्नोस हुआ आप स्टॉकिंग्स पहनना चालू करो, काफ पंपिंग करना चालू करो. काफ को पेरिफेरल हार्ट कहा जाता है, तो उसको आप एक्टिवेटेड रखो. ओबेसिटी को अवॉइड करो. ओबेसिटी लीड्स टू लॉट ऑफ वीनस प्रॉब्लम्स, स्पेशली इन फीमेल्स. स्टेजिंग, एडवांस डिसीज एंड अल्सरेशन ओबेसिटी के साथ भी कनेक्टेड है. तो अपना वजन मेंटेन करना, एक्टिविटी लेवल मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, एंड डायग्नोस होने पर या तो स्टॉकिंग्स चालू करो या तो अपनी डिसीज को इलाज करवा लो. सो सर, आजकल तो लोगों की लॉन्ग सिटिंग जॉब भी बहुत ज़्यादा रहती है, बिकॉज आईटी में तो मोस्टली सारी लॉन्ग सिटिंग जॉब्स होती है, तो उसमें डीवीटी के केसेस भी बहुत होते हैं. मैं भी एज अ थेरेपिस्ट बहुत सारे पेशेंट्स को इसके लिए मेरे पास आते हुए देखती हूँ. तो व्हाट इज़ योर टेक के उनको कब ये चीज़ का साइन लेना चाहिए कि कंसिडर इट अ गोल्डन साइन के जब उनको वैस्कुलर सर्जन के पास जाना चाहिए? अग्री. लॉन्ग सिटिंग में जब स्पेशली विटामिन डी की कमी हो, ओबेसिटी हो एंड हेरिडिटरी जेनेटिक फैक्टर हो वीनस डिसीज होने के लिए, तो पेशेंट को वंस दे आर इन जॉब मे बी विद इन नेक्स्ट 2-3 months दे विल हैव सम हैवीनेस. मोजे टाइट पड़ना, रात के टाइम में क्रैम्प्स आना, पैर में सूजन आना, जब भी उनको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है तो देन दे शुड कंसल्ट अ वास्कुलर सर्जन. सो सर, एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिल रहा है. पहले गूगल पे लोग सिम्टम्स देख के पता करते थे कि ये कौन सा डिजीज मुझे हुआ है, एंड नाउ टाइम ऑफ एआई. सर, आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो एआई से बातचीत करके उनका क्या डायग्नोसिस है वो भी करके आते होंगे शायद. सर, एज अ डॉक्टर वाइल प्रैक्टिसिंग, इज इट अ चैलेंज और एन अपॉर्चुनिटी? सो इट इज़ बोथ चैलेंज एज वेल एज अपॉर्चुनिटी. लोग गूगल से भी पूछ के आते हैं, आधे डॉक्टर होके आते हैं, चैट जीपीटी से बात करके अपना ऑलमोस्ट राइट या रॉन्ग डायग्नोसिस लेके आते हैं और बहुत सारे सजेशन भी लेके आते हैं. द गुड थिंग अबाउट इट इज़ लोगों को अपने सिम्टम्स के थ्रू डिसीज़ का डायग्नोसिस पार्शियली जल्दी पता चल जाता है एंड दे नो कि किसके पास जाना है. द बैड थिंग इज़ सारी चीज़ें एआई में सही हो ये ज़रूरी भी नहीं है. एंड आप डॉक्टर के इम्पोर्टेंस को, क्लिनिकल एग्जामिनेशन को, हमारे इतने सालों की मेहनत को बीच में से बाईपास नहीं कर पाओगे. दैट इज़ फॉर वेरी श्योर. एनी टेक्नोलॉजी विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस डायग्नोस्टिक स्किल्स एंड देन डिसीजन मेकिंग. सो जो पेशेंट जान के आते हैं उन्हें हमें कन्फर्म करना पड़ता है और उनको डायग्नोसिस एंड इलाज देना पड़ता है. उसके बाद अगेन दे विल गो बैक टू चैट जीपीटी एंड एआई एंड आस्क कि भाई ये ट्रीटमेंट सही है या गलत. So as we all know that everything has pros and cons, AI also has good and bad. The most important thing about AI is उसमें काफ़ी सारे नए diagnostic modalities आ रहे हैं and it will definitely going to help the doctors. सर, वी सी दैट पहले ओपन सर्जरीज होती थी, नाउ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज हो रही है. सर, टेक्नोलॉजी के साथ ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री नेक्स्ट 10 years में कैसा होगा? Right. So let's see about diagnostic things. The future is all about AI, artificial intelligence का incorporation medicine के साथ काफ़ी होने वाला है. Already इनफैक्ट हो चुका है. आपको हर एक पेशेंट को स्क्रीनिंग करने के लिए AI का यूज़ हो रहा है. जैसे एक बात करें कि हार्ट अटैक आने वाला है तो उसके लिए इमेजिंग टूल्स है. उसी तरह कैरोटिड आर्टरी, अपनी ब्रेन की जो नस है, उसकी इमेजिंग करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यह पेशेंट की वास्कुलर हेल्थ कैसी है, स्ट्रोक कब आ सकता है. देयर आर लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज जिसमें कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने का मोडालिटीज़ है. उसी तरह एन्यूरिज्म एंड वेन्स की बीमारियों को भी अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं. सेकेंडली, इफ़ वी थिंक टॉक अबाउट थेराप्यूटिक मोडालिटीज़, मैं जब 12th में था तब मैंने हमारे एक सीनियर से सुना था कि एक दिन मैं ऐसी मोटर बनाऊंगा कि जो ब्लड वेसल में जाएगी और कचरे को निकाल के लेके आएगी. वी आर यूजिंग दैट डिवाइस टुडे. दैट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बेक्टमी या एथरेक्टमी, जिससे हम एक छोटे से पंचर से अंदर जाते हैं एंड विद द मोटर रोटेट्स इनसाइड एंड वी टेक आउट द मग एंड इट इज़ गाइडेड फर्दर बाय एआई. द सॉफ्टवेयर सेज दैट यहाँ पर कचरा हार्ड है, यहाँ पर सॉफ्ट है, तो इसमें ये यूज़ करिए, उसमें वो यूज़ करिए. सो एआई का यूज़ ऑलरेडी हो रहा है एंड फ्यूचर में
जैसे रोबोटिक सर्जरी है, उसी तरह रिमोट वास्कुलर सर्जरीज, यहाँ से बैठ के हम कैलिफोर्निया में किसी का ऑपरेशन कर पाए, एंजियोप्लास्टी कर पाए, स्टेंटिंग कर पाए, ये सारी टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज आने वाली है एंड वी आर वेरी होपफुल फॉर दैट। ओह ओके सर, वेस्कुलर फील्ड आज भी एक नीश है और इंडिया में डिमांड और सप्लाई का क्या सिचुएशन है? राइट 140 करोड़ की जनता के लिए हम लोग करीब 650 वास्कुलर स्पेशलिस्ट है। सो यू कैन कंसीडर द रेशियो, हमारी क्या कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। देर इज़ लॉट ऑफ स्कोप, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड उसके लिए ही हम हमारे जूनियर स्टूडेंट्स जो हमें पूछने आते हैं कि वास्कुलर सर्जरी लेना चाहिए कि नहीं, तो आई ऑलवेज इंस्पायर देम, मोटिवेट देम कि बहुत सारा स्कोप है। एंड आज गुजरात में देखें तो 20 वास्कुलर सर्जन है, उसमें से अराउंड 6 स्टूडेंट्स मेरे बताने के बाद वास्कुलर सर्जन हुए हैं। सो आई एम वेरी प्राउड फॉर देम एंड इफ़ यू कंसिडर अबाउट इंडिया देर इज़ लॉट ऑफ स्कोप। सो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स MCH और DNB कोर्स को हम एंडोर्स कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड मैक्सिमम अवेयरनेस। वास्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया भी इसके लिए काफ़ी एफर्ट कर रही है। देर इज़ अ वेबसाइट, देर आर पीपल हु कैन गाइड देम। वी आर कोलेबरेटिंग विथ इंटरनेशनल सेंटर्स, फॉरेन के वास्कुलर सेंटर्स के साथ अपना कोलेब्रेशन हो रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स को उधर की फेलोशिप मिले, बाहर से स्टूडेंट्स हमारे सेंटर में वर्क देखने के लिए आते हैं। सो देर इज़ अ होप एंड लॉट ऑफ लाइट at the end of tunnel, and we can see the ratio will come down and vascular surgery will grow and it is in fact a first kind of selection for a surgeon. हर एक सर्जन अभी ड्रीम रख रहा है कि मुझे वास्कुलर सर्जन बनना है। So that itself shows that there is lot of scope. And thank you for inspiring those students, sir. Okay sir, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ये वीडियो देख रहे होंगे. What is your advice to those students? आई वुड लाइक टू से कि डॉक्टर बनने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। बाकी सारी ब्रांच में बहुत जल्दी पैसा कमाना चालू हो जाता है, जबकि MBBS के 5.5 साल, MD या MS के 3 साल के बाद MCH या DM के 3 साल, सो उनको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। दैट इज़ वन थिंग। बट वेन एवर दे फिनिश द सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स एंड कम आउट इन द मार्केट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। दे शुड बिलीव इन एथिक्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड रिजल्ट्स। पेशेंट को जब अच्छा केयर देना, अच्छा रिजल्ट देना, या पेशेंट के अच्छे के लिए जब आप काम करोगे, योर इंटेंशन विल बी द ओनली फैक्टर विच विल मेक यू सक्सेसफुल। सो पैसा विल बी द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर इंटेंशन एंड योर वर्क। आपका हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा एंड कीप डूइंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी। एंड सो वास्कुलर फील्ड में जैसे बताया कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें कभी भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमेशा फील फ्री टू कम एंड मीट मी, वी विल गाइड यू एंड आई सी लॉट ऑफ होप फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। चलो सर, हम एक क्विक रैपिड फायर करते हैं। वेरिकोज वेन्स, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम या मेडिकल प्रॉब्लम? कंबाइंड, बोथ। एक सिम्टम जो लोग इग्नोर करते हैं लेकिन डेंजरस हो सकता है? लेग पेन। कितने % पेशेंट्स में एक्चुअली सर्जरी की जरूरत होती है? 10%। वास्कुलर प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल इज रिस्पॉन्सिबल और जेनेटिक्स? लाइफस्टाइल। क्या वास्कुलर प्रॉब्लम सिर्फ ओल्ड एज पेशेंट्स में होता है? नो, यंग एज में भी होता है। अगर वेरिकोज वेन्स इग्नोर करते हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? वीनस अल्सर। एक डेली हैबिट जो वेस्कुलर हेल्थ को साइलेंटली डैमेज कर रही है? लैक ऑफ एक्सरसाइज। वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑप्शनल है या एसेंशियल? एसेंशियल। वेस्कुलर सर्जरी लोग जितना डरते हैं उतनी पेनफुल होती है? नो। स्मोकिंग का वेस्कुलर हेल्थ पर 1 लाइन में इम्पैक्ट? लिम लॉस। एक साइन जिससे पेशेंट को तुरंत वेस्कुलर सर्जन के पास जाना चाहिए? कलर चेंज। पेशेंट को देखते ही पहली चीज आप क्या नोटिस करते हैं? वॉकिंग पैटर्न। पेशेंट की सबसे कॉमन गलती? डिले इन कंसल्टेशन। वेस्कुलर प्रॉब्लम्स प्रिवेंट की जा सकती है या इनएविटेबल है? 100% प्रिवेंटेबल। एक लाइन जो आप सब लोगों को कहना चाहते हैं वेस्कुलर हेल्थ के लिए? योर अवेयरनेस इज योर सेवियर। थैंक यू सर। आज की ये कन्वर्जेशन से एक बात क्लियर है कि अक्सर प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करके बड़ा बना देते हैं। हेल्थ केयर में अवेयरनेस और राइट टाइम पे एक्शन ज़िंदगी बदल सकती है। इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ सेव कर सकता है। सो ये था मैथ स्टोरीज बाय नमस स्टोरी, जहाँ डॉक्टर्स की स्टोरीज ग्रोथ इंस्पायर करती है।
Stay healthy, stay informed. Namaste.